स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका चलेगा वो मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, सभी चैप्टर से आएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो दिया गया है, यदि संख्या 64, 84, y और 6 यानी कि 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। किससे विभाजित है? 8 से। 6 4 8 4 y 6, 6 4 8 4 y और 6 किससे विभाजित है? ये 8 से विभाजित है। ये किससे विभाजित है? 8 से। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए? 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? अंतिम 3 अंक, ठीक ना। किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगा? 8 से, ठीक ना। और हमें y का न्यूनतम मान बताना है तो पहले हम फॉलो करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि 8 से पूरी संख्या विभाजित है। तो 8 से विभाजित होने का मतलब है संख्या का अंतिम 3 अंक, ठीक ना। तो अंतिम 3 अंक यानी कि क्या? 4, इसको ऐसे लिख देते हैं 4y6। 4y6 किससे विभाजित होगा? 8 से। ये पूरी संख्या कब विभाजित होगी? 8 से। अगर 4y6 किससे विभाजित हो जाए? 8 से, ठीक ना। तो आपका कटना चाहिए ये, तो लास्ट में 6 16 पर कट जाएगा, यानी कि आपका ये यहाँ से इन दोनों में अगर हम भाग करेंगे, क्योंकि 4 में तो जा नहीं रहा है, तो 4y में भाग करना पड़ेगा, ठीक ना। 4y में भाग करेंगे तो इसका मतलब अगर हमें इसको कैंसिल करना है तो यहाँ लास्ट में 6 है तो उसके पहले क्या आ जाए? 1 आ जाए। 16 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से पीछे क्या जाना चाहिए? कैरी के रूप में, हासिल के रूप में 1 जाना चाहिए, ठीक ना। तो 1 जाना चाहिए तो आपका 4 है, तो 4 ले लें और 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 41। 41 को 8 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 1 जाएगा तो हो जाएगा 16, तो कैंसिल हो जाएगा 8 से। इसलिए आपका जो y का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे 2 आ रहा था आपका? y का मान क्या आ जाएगा? 1 आ रहा था। 2 आ रहा y का मान कितना? 4 क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ हाँ, तो बता दीजिए ना कहाँ से कट रहा है कहाँ से नहीं। और इधर लिखे हैं, देखिए भाई कहाँ तक है? ठीक है ना। देखिए संख्या फिर से एक बार यूट्यूब वालों के लिए कर दें भाई, क्योंकि क्वेश्चन कट गया है, फिर उसके बाद कराते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा गया था? कहाँ चला गया यार? हाँ 64, 84 y6 है ना। विभाजित था 8 से। 8 से कब विभाजित होगी कोई संख्या? जब अंतिम 3 अंक विभाजित हो। अंतिम 3 अंक विभाजित हो। तो यहाँ आ गया 6, तो 6 आपका 8 का पहाड़ा पड़ेंगे तो किस में लास्ट में 6 आएगा? 16 पर कटेगा। 8 दूनी 16, लास्ट में 6 वहीं पर मिलेगा, यानी कि ये हमारा लास्ट में 16 बनना चाहिए। 16 बनना चाहिए, यानी कि 4y में भाग करने पर लास्ट में 1 आना चाहिए। तो 1 आएगा तो हम क्या बना दें इसको? 41। 41 में 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आ गया और 1 किधर जाएगा? तो 16 हो जाएगा। 16 में 8 से भाग चला जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? न्यूनतम मान चाहिए तो जाएगा 4 1 6। इसको भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y का मिनिमम मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ना हो तो ऐसे कर लीजिए 4y6। अब y का मान अपनी तरफ से क्या हो सकता है? 0 1 2 3 रखते जाइए। 4 0 6 कटेंगे, करेंगे नहीं कटेगा। 4
1 6 करेंगे तो कट जाएगा, इसलिए आपका y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 1 हो जाएगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। घनाभ का क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्यूबाइड का आपको चाहिए सरफेस एरिया, ठीक ना, क्यूबाइड का चाहिए सरफेस एरिया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, अगर कुछ नहीं लिखा तो टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे, ठीक ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोला है। तो आपका क्या हो जाएगा, घनाभ का 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। आपका इसमें दिया है LBH का मान दिया है 6, 7 और 8। L बराबर दिया है 6, B बराबर दिया है 7 और H बराबर दिया है 8। तो निकाल लीजिए 2 6 सत्ते 42 प्लस 8 सत्ते 56 प्लस 8 छके 48, ये हो जाएगा। तो कितना आया, जोड़ने पर गुणे हो जाएगा 146, तो हो जाएगा 292, सॉरी 292, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो घनाभ आ गया है, तो घनाभ के बारे में आप सभी लोग समझें। घनाभ आपको क्या क्या देगा, आयतन आपको दे सकता है या विकर्ण दे सकता है, डायगोनल जिसे कहेंगे, विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H²। आपको टोटल सरफेस एरिया दे सकता है जो कि आपका लिखा है 2LB प्लस BH प्लस HL। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे सकता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम केवल सरफेस एरिया लिख दे रहे हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा होगा तो सिर्फ लिखा जाएगा 2HL प्लस B। और चाहे इसी को क्या कहिए, दीवारों का क्षेत्रफल, क्या कहिए, दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक ना, दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और कुछ पूछता है घनाभ में, क्या पूछता है, और कोई फार्मूला छूट रहा है घनाभ का, नहीं ना। चलिए, बाकी और पूछता है शीर्षों की संख्या, किनारों की संख्या, कोनों की संख्या, ठीक ना, या किनारों की संख्या जो भी कहे, या फलकों की संख्या, वो सबको पता है क्या क्या होता है, आएगा तो बताएंगे भी अगर क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3। आपका लिखा √75 प्लस √41 माइनस √21 प्लस √19 माइनस √9, ये बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा तो कहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, पीछे से, एकदम दाएं साइड से शुरू करेंगे। तो लिखा √75 प्लस √41 माइनस √21 प्लस √19 माइनस √9, ठीक है। तो पहले 9 सॉल्व करेंगे, 9 का कितना बन जाएगा, √3। तो आपका हो जाएगा 19 माइनस 3, कितना हो जाएगा, 16। फिर 16 पर √ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो हो जाएगा 21 प्लस 4 25। फिर 25 पर √ लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक ना, 5 आ जाएगा। तो 5 से 41 माइनस 5 36। फिर 36 पर √ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो हो जाएगा 75 प्लस 6,
कितना हो गया 81 का अंडर रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 आ जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो लिखा है आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0। आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना। ठीक ना, ये निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पहले पूर्ण वर्ग बना लीजिए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब माइनस 4x हो गया तो कितना आएगा प्लस 4 आएगा। ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। फिर आप y वाला लिखिए वाई स्क्वायर प्लस 8y। अब यहाँ आपका बचेगा कितना 16 अब हो जाएगा बराबर 0। समझे जो ना समझ पाए हो। देखिए ये पार्ट जो है ये है 2ab का। ए स्क्वायर आ चुका है हमारे पास, ए स्क्वायर आ गया माइनस 2ab ये बन गया तो 2 तो इस फार्मूले पर चला गया और ए का मान क्या हो गया x हो गया। बचा कितना 2 बचा। अब यहाँ क्या चलेगा बी स्क्वायर चलेगा तो यहाँ से b का मान कितना आ रहा था 2 आ रहा था तो यहाँ चलेगा बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है ना, ऐसे बचा वाई स्क्वायर प्लस 8y और यहाँ 4 आ चुका है तो 20 को 2 पार्ट में लिख रहे हैं, 4 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 16 हो गया। और ये 2ab का पार्ट है, इसमें से 2 आ गया तो बचा कितना 4। ठीक ना, 4 दूना 8 तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16। सॉल्व कर लीजिए इसको तो ये क्या हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा माइनस 4। ठीक ना, हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर या माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक ना, एक ही बात है, माइनस 4 का स्क्वायर तो 4 हो गया और 16 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है ना, और सॉल्यूशन आगे चलें। अब वैसे तो आंसर हम यही बता देते 20 होगा। ठीक है ना, अरे भाई जब ये आप करेंगे इसका इससे लेंगे और इसका इससे लेंगे तो बाकी आपको क्या मिलेगा यहाँ का जो इसके और यहाँ से एक संख्या लेंगे उसके साथ पूर्ण वर्ग बनेगा। एक्स स्क्वायर ले लिया माइनस 4x ले लिया और एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी और अगली पूर्ण वर्ग संख्या एक पूर्ण वर्ग और संख्या बनेगी। ठीक ना, उसका जब इसके साथ लगाएंगे तो जो भी मान आएगा वो आपका बी वाला पार्ट यहाँ से यही मान आपका दिखाई पड़ेगा इससे और यहाँ से इसका मान दिखाई पड़ेगा वाई स्क्वायर बराबर दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी का तो हमें इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का योग चाहिए तो कितना हो गया 4 प्लस 16 ये पहले ही लिखा था 20। ठीक है ना, बस यही प्रॉब्लम है कभी कभी माइनस भी करना पड़ता है इसलिए उसको नहीं बताया। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हम तो बता देंगे कि दोनों का स्क्वायर 20 होगा लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे। हाँ
क्या अंतर है स्क्वायर इसलिए नहीं बता रहे थे। अरे भाई यहाँ एक्स स्क्वायर लेंगे -4 लेंगे, फिर उसके बाद इसमें से कुछ पार्ट इसके साथ लेंगे, तब जब इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो जो भी मान आएगा वो एक्स स्क्वायर का मान ये दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा था, हमने कह दिया 4 आ रहा है, इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। ऐसे वाई स्क्वायर का मान क्या हो गया, 16 हो गया, तो वाई का मान क्या हो गया, -4 कहिए चाहे +4 कहिए, क्योंकि हमें बाद में क्या लेना है, स्क्वायर वैल्यू लेना है, ठीक है ना। चलिए कैसे सेट कर दिए, और ऊपर लिखते हैं, अब जाने दीजिए, कट गया तो जाने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी क्रमशः बिंदुओं x और y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को y और x तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 घंटे और p घंटे का समय लगता है। यदि b की चाल a की चाल से 50% अधिक है तो p का मान बताएं। तो p का मान बताएं। देखिए भाई, ये आपका स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान दें। जैसे आपसे कह रहा है कोई यहाँ से चल रहा है, कोई यहाँ से चल रहा है, किसी बिंदु पर मिलते हैं बीच में, ये बिंदु हो गया x, या ये बिंदु हो गया a, ये बिंदु हो गया b, ठीक ना। यहाँ कहीं बीच में मिले, फिर जो यहाँ से चल रहा था वो x चाल से चल रहा था, और यहाँ से जो चल रहा था वो y चाल से चल रहा था। यहाँ मिलने के बाद ये यहाँ से यहाँ t1 समय में पहुँच गया, और ये यहाँ से यहाँ मिलने के बाद यहाँ पर दोनों मिले, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक t1 समय में, और यहाँ से यहाँ तक t2 समय में पहुँच गया। या इनकी चाल ऐसे लिख लीजिए, v1 v2 चाल है, ठीक ना। मिलने के बाद का समय दिया हो, बीच में किसी बिंदु पर मिलते उसके बाद का समय दिया हो, तो आपका होगा v1/v2 इक्वल टू √t2/t1। याद कर लीजिए, कोई दो तरफ से चलना शुरू करते, बीच में किसी बिंदु पर मिलते, मिलने के बाद का समय दिया है, आपका जो होगा वो होगा v1/v2, यानी कि चालों का अनुपात होगा √t2/t1। ये शॉर्टकट है, इस क्वेश्चन के लिए याद ही करना है। बेसिक करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है ना। फिर से आप यहीं पहुंचेंगे। अब देखिए, बी की चाल ए की चाल से 50% अधिक है। बी की जो चाल है वो ए की चाल से 50% अधिक है, यानी कि इसकी 2 है तो इसकी कितनी है, 3 है, यही हुआ। इसका 2 है तो इसका 3 है, या कहिए कि ए का 100 है तो बी का कितना है, 150 है। हो गया v1/v2। ये v1 से चल रहा था तो इसका 100 है, और जो v2 से चल रहा है उसका हो जाएगा 150। ये a हो गया और ये b हो गया। मिलने के बाद क्या समय लगा है, मिलने के बाद आपका दिया गया है समय, a और b को क्रमशः y और x तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 घंटे और p घंटे। तो आपका √ हो गया t2 यानी कि p, और 5.4 घंटे। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। अब आपका ये सॉल्व करेंगे तो इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4/9 बराबर हो जाएगा p/5.4। तो p बराबर हो जाएगा 4 × 5.4/9, 2.4। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। शॉर्टकट इस क्वेश्चन के लिए याद ही रखना है।
मिलने के बाद का समय दिया रहेगा, बीच में कहीं मिलते उसके बाद का समय दिया रहेगा, तो लगेगा V1/V2 इक्वल टू √T2/T1। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। ये तो सबका हो जाएगा। ए बी का अनुपात दिया है, फिर बी सी का दिया, मिटा देना। ए बी का अनुपात दिया है, फिर बी सी का अनुपात दिया, ए बी का अनुपात और फिर बी सी का अनुपात। कितना कितना दिया था? 7 9 15 7, 7 9 और 15 7। तो हमें चाहिए ए बी सी का रेशियो। तो आपका हो गया 7 9 और इसको यहाँ लिख देंगे 15 और 7। तो 9 को पीछे ले जाएंगे और 15 को आगे लाएंगे, ठीक ना। बी दोनों में कॉमन है, इसलिए बी को बी के नीचे लिखे। यहाँ बी पर, यहाँ बी 9 है और यहाँ बी 7 है, तो ये आपका लिख देंगे और इसको आगे बढ़ा लेंगे और इसको पीछे। तो कितना हो गया? 15 सत्ते 105 और 15 9 135 और ये हो गया 63। कट रहा है, कितना आ जाएगा? 35 45 21। ठीक है, 35 45 21, 3 से कैंसिल कर देंगे, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलें। एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है। वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। बताइए। एक आदमी एक कमीज को 4% हानि पर 960 में बेचता है। वह एक स्वेटर में 20% लाभ पर 840 में बेचता है। उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। देखें, आपसे कह रहा 4% हानि हुआ तो कितने में बिका? 960 में। 4% का हानि है तो कितने में बिका है? 960 में। यानी कि 4% का हानि हो जाएगा तो बचेगा कितना? 96%। 96% बराबर कितना है? 960 रुपये। इसलिए हम कहें 1% बराबर, तो आप कहेंगे कि 10 रुपये। हमें हानि निकाल लेते हैं। 4% बराबर यानी कि हानि का मान हमें पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 रुपये का हानि हुआ है। कितने का हानि हुआ है? 40 रुपये का। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं है किसी को? 4% हानि हुआ तो बचा कितना? 96% में कोई वस्तु बिकेगी। ठीक है, तो 96% बराबर एस पी दिया है आपको 960 रुपये, इसलिए 1% बराबर 10 हो गया। अब हमें लाभ या हानि रुपए में बताना है, तो पहले ये तो पता कर लें कि हानि या लाभ कितना है। तो हानि कितने का हुआ? 4% का। 1% जब पता चल गया तो 4% निकाल लिए, तो कितना आ गया? 40 रुपये आ गया। 40 रुपये का हानि हो गया। अब आ जाइए लाभ के केस में। वह एक स्वेटर को 20% लाभ पर बेचता है। कितने में? 840 में। तो 20% लाभ का मतलब 120। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, अभी बाद में कर देंगे उसको भी। देखिए तो कितना हो जाएगा? 120। 120 बराबर कितना? 840। हमें केवल लाभ चाहिए, तो हम 20% का मान निकाल ले रहे हैं। तो 20% का मान निकालने के लिए यहाँ पर 6 से भाग कर सकते हैं। पूरा अगर गुणा भाग ना करना चाहे, 6 से कर देंगे तो 20 आ जाएगा ना। इधर भी 6 से भाग कर दे रहे हैं। 840 में 6 से कितना आ गया? 140 रुपये का लाभ। 140 रुपये का लाभ। ठीक ना, तो क्या हुआ? 100 रुपये का 140 का लाभ है और 40 की
हानि है, तो कुल लाभ हो जाएगा 100 रुपये। कुल लाभ हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन से भी बताएं। चलिए, अब टॉपिक कराएंगे तो हाँ बताएंगे फ्रैक्शन से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए, किसी कार्य को करने में सी ए से दुगना कार्य कुशल है, जबकि बी उस कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, यदि वे जोड़ो जैसे ए बी बी सी और सी ए में कार्य करते हैं, जिनमें पहले ए बी दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं। बदल रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन? करते हैं और इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? बताइए, बताएंगे चंदन। बताइए चंदन, कहाँ पीछे भाग गए? बताइए, अरे प्रयास करिए, नहीं आएगा तो हम तो यहाँ खड़े हैं ना बताने के लिए। हाँ, तो कैसे बता रहे हैं बगैर लगाए? ठीक है, करने दीजिए उन लोगों को। देखिए, कुछ करना नहीं है। कह रहा सी जो है वह ऐसे कितना कुशल है? दुगना कार्य कुशल है, ठीक ना। इसका मतलब अगर ए 1 यूनिट कार्य करेगा तो सी कितना करेगा? 2 यूनिट। ये बात समझ में आ रही है? ए और सी की बात अगर हम करें तो इनका जो इफिशियंसी का अनुपात होगा वह होगा 1 और 2 का। जो सी है वह ए से दुगना कार्य कुशल है, ठीक है। आगे, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। जो बी है वह सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। अब हमें क्या अनुपात चाहिए? बी और सी का। लेकिन बी और सी का जब हम अनुपात बनाएंगे तो ये इफिशियंसी का अनुपात ना के किसका अनुपात आएगा? टाइम का। ठीक है, बी जो है वह सी से कितना ज़्यादा समय लेता है? 3 गुना। तो अगर सी 1 मिनट में या 1 घंटे में करेगा तो बी कितने में करेगा? 3 में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसमें तो ये तो क्वेश्चन में लिखा है, किसी कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। आपसे कह रहा है कि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, ठीक है। अब ये टाइम का अनुपात है तो इसको हम इफिशियंसी में भी बदल सकते हैं। उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्षमता हो जाएगा। 1/3 हो गया क्षमता। समय का उल्टा क्या होगा? क्षमता होगा। तो ये हो गया एफिशिएंसी का अनुपात। अब यहाँ से AC का पता है, यहाँ से BC का पता है, तो हम ABC का अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से, एफिशिएंसी वाला। ABC का तो आपका यहाँ पर AC का चल रहा है 1:2 और यहाँ पर BC का चल रहा है, तो यहाँ C लिख दीजिए आप और B वाला बाद में लिख दीजिए 1, ठीक है ना। ये 2 पीछे चला जाएगा, आगे आ गया। ये जो हमें मिला वो ACB मिल गया, ठीक है। यहाँ पर C 3 है, इसलिए C को पहले लिख लिए, B को बाद में लिखे हैं। अब अनुपात क्या हो जाएगा ABC का? 3, 6, 2।
ए बी सी के एफिशिएंसी का अनुपात हमें मिल गया। ठीक है, अब ए को कितना समय लगता है दिया है क्वेश्चन में, 10 दिन। इसलिए कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य 3 गुणे 10, क्योंकि ए की क्षमता कितना है 3 और लेता कितना दिन है 10 दिन, तो कुल कार्य हो जाएगा 3 गुणे 10, 30 यूनिट। यहाँ तक समझ गए ना। ये 10 दिन में कार्य करता है और एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, इसलिए टोटल कार्य हो जाएगा 30। अब कार्य हमें कैसे कराना है, ए बी बी सी सी ए। तो ए बी करेंगे तो कितना यूनिट करेंगे, 9 यूनिट करेंगे। अच्छा मैं उल्टा लिख दिया हूँ ना, यहाँ ए सी भी लिखा था, सॉरी भाई। ठीक है, बाकी सही है। तो हम लिखेंगे ए बी, पहले ए बी से करा रहे हैं तो ए बी कितना बनेगा, 3 2 5। फिर हो गया बी सी, कितना हो जाएगा 6 2 8। फिर किससे कराना है, सी ए से, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, पहले दिन 5 यूनिट, अगले दिन 8 यूनिट, अगले दिन 9 यूनिट। तो कितना हो गया 3 दिन का कार्य। 3 दिन का कार्य कितना हो गया, 5 + 8 + 9 कितना हुआ, 8 5 13 9 22 यूनिट हो गया। अभी होना कितना है 30 यूनिट। अभी कितना बचा है 8 यूनिट। तो तीसरे दिन के बाद चौथे दिन कौन करेंगे, फिर से भी करेंगे। तो 4th डे में कितना होगा, 5 यूनिट होगा। तो 22 5 कितना हो गया 27। अब 5वें दिन आप चले जाएंगे 5th डे में, तो 5th डे में आपका 22 5 27 हो गया, 3 यूनिट बचा है। लेकिन 5वें दिन बीसी कितना यूनिट करेंगे, 8 यूनिट, और कार्य कितना बचा है 3 यूनिट। इसलिए पूरे दिन कार्य नहीं चलेगा, तो कितना दिन चलेगा, 3/8 दिन चलेगा। और ठीक है ना, तो कितना हो गया 3 दिन ये चौथा दिन और एक 5वें दिन का 3/8। तो आपका हो गया 4 सही 3/8। है कोई ऑप्शन, 4 सही 3/8। यहाँ लिख दें कुल समय। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता देंगे। कुल समय 3 दिन और चौथे दिन का पूरा दिन और 5वें दिन का 3/8 भाग, तो हो गया 4 सही 3/8 दिन। क्या कह रहे हैं, फिर से देखें। दूसरा तरीका क्या, हाँ तो बता 10 ही दिन पे कैसे, आ गया, बस बता नहीं पाओगे, आ गया किसी तरीके से, तुक्का मार दिए हैं। आ गया किसी तरीके से। चलिए देखिए, फिर से देख लें। कह रहा है ए सी से, जो सी है वो ए से दुगुना कार्य करता है या 2 गुना अधिक कुशल है। तो ए करेगा 1 यूनिट, तो बी सी करेगा 2 यूनिट। ये क्वेश्चन में दिया था। फिर आपसे कह रहा है कि जो बी है उसे 3 गुना समय लगता है सी से, 3 गुना अधिक। तो बी करेगा, अगर सी करेगा 1 दिन में तो बी करेगा 3 दिन में। अब प्रॉब्लम यह है, ये एफिशिएंसी का रेशियो और ये टाइम का है। या तो दोनों जगह एफिशिएंसी हो या दोनों जगह टाइम हो। तो हमने इस टाइम को किस में बदल दिया, एफिशिएंसी में। समय का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। जैसे आप कोई कार्य 20 दिन में करते हैं तो आपकी क्षमता क्या है, 1/20 है। पूरे कार्य का 1 दिन में 1/20वां भाग ही कर पाएंगे आप। या कोई कार्य आप 5 दिन में करते हैं तो आपका 1 दिन में कितना करेंगे, 1/5 भाग करेंगे। समझ पाए हैं बात को।
तो आपका ये हो गया, हमने उल्टा कर दिया तो एफिशिएंसी हो गया, समय का उल्टा हो गया एफिशिएंसी। तो हमने यहाँ AC का हमें एफिशिएंसी मिल गया, यहाँ BC का। अब हमें ABC तीनों से कराना है, तो हमने ABC का क्या बना लिया, रेशियो। अब आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चाहे पहले B लिख लीजिए बाद में C, तो उसी अनुसार आपको यहाँ से वैल्यू रखना पड़ेगा सब, ठीक ना। ABC था तो AC यहाँ था, हमने AC ले लिया। जब AC ले लिए तो यहाँ C का मान 3 है, तो पहले हमने इस वाले से C का 3 लिए, यहाँ पर C के नीचे 3, और B को बाद में लिख दिए 1। अब इसको इधर बढ़ा दिए और इसको इधर बढ़ा दिए, अनुपात बना लिए 3, 6, 2 का। ABC के एफिशिएंसी का अनुपात हो गया 3, 6, 2। ACB के एफिशिएंसी का अनुपात हो गया 3, 6, 2। अब हमें निकालना, पहले कुल कार्य जब निकाल पाएंगे तभी हम करा पाएंगे कार्य। अब आपसे कह रहा A जो है कितने दिन में किया है, 30 दिन में, जबकि A की क्षमता कितना है, 3। अगर 3 यूनिट कार्य करता है तो 10 दिन में कितना यूनिट कार्य किया होगा, 30 यूनिट किया होगा, यानी कि कुल कार्य कितना हो गया, 30 यूनिट। अब हमें जो कराना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो AB से कराना है पहले दिन, दूसरे दिन BC से, और तीसरे दिन CA से। तो AB का लिए तो A का हो गया 3 + 2 5, फिर BC लिए तो हो गया 6, 2, 8, फिर CA लिए तो कितना हो गया, 3 और 6, 9। अब इस प्रकार से कार्य हो रहा है, तो हमें पहले दिन का हो गया, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का। तो हमने देखा 3 दिन में कितना कार्य हो पाता है, तो 3 दिन में कार्य होगा 5 + 8 + 9, 22 यूनिट कार्य हो जाएगा। और कराना कितना है, 30। अब फिर से अगर पूरा सर्किल 3 दिन का चला देंगे तो 22 यूनिट फिर से कार्य हो जाएगा, और हमें कार्य कराना है 30 यूनिट, तो ज़्यादा हो जाएगा कार्य ना। इसलिए अब ये पूरा सर्किल 3 दिन का नहीं चलेगा। तो 22 यूनिट कार्य हो गया, तो बचा 8 यूनिट। तो क्या 8 यूनिट तो पहला AB फिर करेंगे, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन का और कार्य करेंगे जो पहले दिन किए होंगे। ये शायद हमें लग रहा कन्फ्यूजन है। पहले दिन के बाद चौथे दिन कौन कार्य करेगा, पहले दिन AB, दूसरे दिन BC, तीसरे दिन CA, फिर से कौन आ जाएंगे चौथे दिन, पहले दिन वाले आ जाएंगे, ठीक ना। तो पहले दिन वाले कार्य करेंगे चौथे दिन, यानी कि AB कार्य करेंगे। AB कार्य करेंगे तो कार्य होना है 8 यूनिट, और वो कार्य करते कितना है, 5 यूनिट। जितना करते हैं उससे ज़्यादा है, तो वो पूरा दिन कार्य करेंगे फिर भी कार्य बचा रहेगा। तो 5 यूनिट कर लिए तभी भी कितना यूनिट बचा रहेगा, 3 यूनिट। अब चौथे दिन के बाद 5वें दिन कौन आएंगे, जो दूसरे दिन कार्य किए होंगे। तो दूसरे दिन कौन कर रहे हैं, BC आएंगे, और BC करते कितना है, 8 यूनिट, और कार्य कितना बचा है, 3। तो समय कितना लगेगा, पूरा दिन तो लगेगा नहीं, इसलिए कार्य है 3 और क्षमता इनकी है 8, तो 3/8 समय लगेगा, ठीक ना। आपका हो गया 3 दिन ये हो गया, और चौथा दिन हो गया, और 5वें दिन का कितना भाग, 3/8 भाग। तो 3 दिन और 1 4 दिन, और 3/8 दिन हो गया, 4 से 3/8 दिन। आगे चले, क्या नहीं समझ में आया, एफिशिएंसी क्षमता होती है, आपकी क्षमता क्या है, हाँ कार्य करते वही क्षमता है। जैसे हमने कहा आप कोई कार्य 20 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में कार्य का कितना भाग कर पाएंगे, 1/20 तो करेंगे। तो वही तो कह रहे हैं, जो क्षमता है, जो टाइम है, इसको उल्टा कर देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। आपका समय क्या है कार्य करने का, 20 दिन कोई कार्य करना है, 20 दिन में कार्य कर लेते हैं, तो आपकी क्षमता क्या हुई, 1/20 नहीं हुआ, हमने टाइम का क्या कर दिया, उल्टा नहीं किया, क्षमता आ गई बस, और क्या। तो यहाँ टाइम का अनुपात था, हमने उल्टा किया तो क्या आ गया, इफिशिएंसी आ गया। इतना तो याद करना है यार। आगे चलें, अगला आ जाइए नेक्स्ट पर। 4 घंटिया क्रमशः 4, थोड़ा तेज कराते हैं, क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे 4 घंटियाँ एक साथ बजी। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में चारों घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी, जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों की गणना में शामिल किया गया है। तो कितने बार बजेंगी दोबारा 4 घंटे में, तो एक बजती है 4
मिनट में, अगली कितने मिनट में, 8 मिनट के अंतराल पे, 12-24 में, एक 4 मिनट के अंतराल पे, एक 8 मिनट के, एक 12 मिनट के और एक 24 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी, एलसीएम पर बजेंगी। दोबारा एक साथ कब बजेंगे, एलसीएम पर, ठीक ना। इसका एलसीएम कितना बनेगा, 24 बनेगा। यानी कि 24 बजेंगी तो ये बार बार कहीं कहीं बजेंगी, लेकिन एक साथ कब बजेंगी, 24 मिनट के अंतराल पर बजेंगी। एक 4 मिनट के अंतराल पर बजेगा, एक 8 मिनट के, एक 12 मिनट के, एक 24 मिनट के। एक साथ कभी बज गई, उसके बाद 24 मिनट बाद एक साथ फिर से बजेंगी, और ये बीच बीच में कहीं कहीं बजती रहेंगी, लेकिन ये वाली 24 मिनट के अंतराल पर ही बजेगी, ठीक है ना। एक साथ 24 मिनट के अंतराल पर बजेंगी, और कितने समय में चाहिए, 4 घंटे में। तो आपका चाहिए कुल कितनी बार बजना है, बजने की संख्या हो जाएगा 4 घंटे, यानी कि गुणे 60 और बटे 24, कितना हो गया, 10 और प्लस 1, 10 प्लस 1 होगा, कितना हो जाएगा, 11। अभी बता रहे हैं क्यों जोड़ा गया है ये। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में कितनी बार 7 बजेंगी, जबकि समय शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों की गणना को शामिल किया गया है, ठीक ना। तो आपका 12 बजे वाला नहीं शामिल किया है ना, दोपहर 12 बजे के बाद, ठीक है। तो 10 ही बार बजेंगी, 10 ही बार बजेंगी फिर। हाँ, जैसे कहता 12 बजे से ही तब जोड़ देते, 12 बजे के बाद दे दिया ना, शुरुआत वाला नहीं जोड़ना है। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटों में चारों घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी, जबकि शाम 4 बजे वाली घंटियों की गणना को शामिल किया गया है। अब या तो यहाँ बाद सब नहीं दिया होता तो 11 बार हो जाता। आगे चलें, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10। संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है और संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। यदि इस परिवार में तीनों सदस्यों की औसत आयु 58 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना सबका। पुत्र से संजय की आयु पुत्र से कितना अधिक है, 25 वर्ष। तो पुत्र का हो गया x, तो संजय का कितना हो जाएगा, x प्लस 25। और पत्नी का कितना दिया है, 65 कि 55, 65। और पूरे परिवार का औसत आयु कितना दिया है, 58। तो 58 गुणे 3 हो गया, ठीक ना। सबका योग इधर भी आ रहा है और ये भी योग हो गया। आपका हो गया 2x प्लस 90 बराबर 4, 8 3 3 और 24, 3 5 15, 15 2 17। इसलिए 2x बराबर 174 माइनस 90, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। इसलिए x बराबर 84/2, 4 2 42, 42 वर्ष का है पुत्र। ग्राफ वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ा दें या देख ही लेते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन ही देख लीजिए। 2018 में सभी मदों पर कुल व्यय 2020 में सभी मदों पर कुल व्यय से कितना प्रतिशत था। तो 2018 में कुल व्यय जो आप जोड़ लीजिए,
2018 का टोटल जोड़िए, कितना बनेगा? 549.4। 2018 का जोड़ेंगे और 2000 किसका चाहिए हमें? 2020 का। तो 2018 का जोड़ लेंगे टोटल और 2020 का जोड़ लेंगे। तो जोड़ना है तो आपका हो जाएगा 361 प्लस 72, 361 प्लस 72 प्लस 4 प्लस 29.4 प्लस 83 प्लस 29.4 प्लस 83। 20 का देखिए, 295, 76, 5.1, 295, 300 है 95, 395 प्लस 76 प्लस 5.1 प्लस 38.2 और कितना है प्लस 98। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। पहला कितना आया? 549, 49.4 और ये 612.3। अब हमें क्या बताना है? 2018 के सभी मदों का कुल व्यय 2020 के सभी मदों के कुल व्यय का कितना % है। इसको इसके सापेक्ष पूछ रहा है तो यहाँ हो गया और गुणे 100 कर लीजिए बस। 549.4 बटे 612.3 गुणे 100। आगे चलिए, आप उसको 500 ले लीजिए, इसको 612 ले लीजिए, 600 ले लीजिए। और सॉरी, काफ़ी नज़दीक दिया है तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक ना। दशमलव हटा दीजिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए। 88.63 दिया है, 89.73 दिया है, फिर 89.93, 89.73। यही आ रहा है सैलेश? चलिए कर लीजिएगा, आगे चलिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। 89.73। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है? 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। पाई का मान 22/7 लेना है। आयतन निकालना है। अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला है तो आपका कितना पानी भरा जाएगा? आयतन अर्धगोले में 2/3 पाई r क्यूब। रख लीजिए 2/3, पाई का मान 22/7 बोला है ना, इंटू r का मान 7 है तो हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। एक 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 गुणे 22 गुणे 49/3। पहले गुणा कर लीजिए फिर भाग करिएगा। चौवालीस गुणे 49, 4 चौक 16, 600, 2156 गुणा करने पर 2156 ऑप्शन में नहीं है। हाँ तो भाग दे दीजिए ना। 718, 718.67। देखिए ऐसे कर लीजिए गुणा। ये आपका हो गया 44 गुणे 49/3। चाहे इसको गुणा कर लीजिए, और अगर आपको गुणा करने में प्रॉब्लम तो ऐसे कर लीजिए 50 - 1।
49 को। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। हरीश ने एक वस्तु 520 में खरीदी, बदल रहे हैं ना क्वेश्चन। हरीश ने एक वस्तु 520 में खरीदी और इसे 30% के हानि पर रेणु को बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और उस पर 55% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कौन बताएगा? और लोग कहाँ गायब हो गए आज? आया? अभी कल क्वेश्चन किए हैं। 30% हानि पर रेणु को बेचा। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसे 55% लाभ पर बेच दिया। तो -30 + 55 -30 × 55 बटे 100 कर लीजिए। ये कितना हो गया? 25 माइनस ये 0 से 0 और ये 5 से हो गया 2 और ये 11, 33 का आधा। ये 33 बटे 2 बना ना, हो गया 25 माइनस 16.5 कितना आ गया? 9.5 9.5 की 15.5 है ही नहीं इसमें। हाँ 9.5 सॉरी 9.5 XY लगा दिए। कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि XY लगेगा? नहीं आ रहा था समझ में XY लगेगा? हाँ देखिए, उसके पास कुछ पैसा था, उसको 30% हानि पर, कोई भी बस 30% हानि पर बेचा। उससे जो पैसा मिला उस पर फिर से क्या किया? 55% लाभ पर एक वस्तु खरीदा और फिर 55% लाभ पर बेच दिया। तो उसके उत्तरोत्तर चल रहा है ना, एक बार घटा फिर यही बढ़ रहा है। ठीक है ना, उसके पास जो भी था उसको हानि पर बेचा, फिर जितना पैसा मिला बेचने के बाद फिर से दूसरी वस्तु खरीदा और उसको फिर से 55% लाभ पर बेच दिया। तो उत्तरोत्तर नहीं चला, एक बार वस्तु का मूल्य घटा फिर जहाँ पहुँचा वहाँ से फिर से अप हुआ, तो XY लग जाएगा इसमें। ठीक ना, बाकी बेसिक भी कर सकते हैं। देखिए वैसे कर लेते बेसिक। उसके पास कितना पैसा था? 520 रुपये का था, कोई वस्तु था या पैसा था, जो भी कहिए। 520 की वस्तु खरीदा, 30% हानि पर बेचा। तो 520 का खरीदा, 30% हानि पर बेचा, तो कितना बचा? 520 × 7/10 बचा या 70/10 बचा। ठीक ना, ये आपका कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 364। ठीक है, फिर इस पर लाभ लिया 55% का। 55% का लाभ लेगा तो हो जाएगा 364 × 155/100 31/20। ठीक ना, 31/20 कहिए या 155/100 कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप और करना पड़ेगा, बस यही इतना हो गया उसका में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये उसके पास इतना पैसा था,
यहाँ से इसका लाभ यहाँ की गणना करेंगे, ठीक है ना। उसके पास अमाउंट तो यही था ना, कितना आ रहा है 44 कहाँ नहीं आ रहा है, 44.2 का लाभ है किस पर, 520 पर। आ नहीं रहा ये, उसको सही से सॉल्व करिए, कहीं गलत कर रहे होंगे फिर। गुणा करने पर कितना आया ये, हाँ दो से काट देंगे तो ये हो जाएगा 182, ठीक है 182 गुणे 31, या दशमलव लगा लीजिए और चाहे बाद में दशमलव लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 564.2 तो 44.2 आ रहा है, भाग दे दीजिए, आ जाएगा, आ रहा होगा 9.5 ही आ रहा होगा, या 8.5 आ रहा होगा। हमने पहले कहा वहां पर घटाने में गलती हुई रही होगी, 8.5 आ रहा होगा। वहाँ हमने एक बार कहा था ना कि 8.5 तो नहीं आ रहा, कितना आ रहा था 25 आ रहा था, और -16.5 आ रहा था, 8.5 आ रहा होगा। हाँ तो बोले तो भाई एक बार गलती हो गई होगी ना, 8.5 आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि गलत आएगा, सही आएगा, 8.5 आ जाएगा इससे। हाँ तो बोलना चाहिए था ना, मैं एक बार कहा तो 8.5 आ रहा है, क्या घटाने पर। नहीं यार, आगे चले, गलती गलत नहीं होगा, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, बात कहीं अलग, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16.5 घटाना था, हमने 4.5 जोड़ दिया, 5 उधर का, 3.5 जोड़ना था 5 में ना, 20 हो जाता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अमिता किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और पहली वाली दूरी को दुगनी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, फिर वह उसी मार्ग से आरंभ बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी की यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। बताइए। बताइए चंदन। हम कर दें, चलिए देखिए समझे। अब इसमें आपको कोई शॉर्टकट आप रटे हैं तो नहीं कर पाएंगे, आपको आना चाहिए, पहले तो आपको आना चाहिए औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक ना। औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय।
अब देखिए पहले वो कुछ दूरी चलता है, फिर दूसरे चाल से दूसरी दूरी चलता है, ठीक ना। पहले कुछ दूरी चलता है, फिर एक और दूरी चलता है जो पहली दूरी का दुगना है। पहली चाल जो चला है वो 50 से चला, और आगे की दूरी किससे चला है, 60 से। तो यहाँ दूरी x चला, यहाँ कितना चला, 2x चला। यहाँ का चाल है 50, और यहाँ के बाद यहाँ का चाल कितना है, 60 है। और फिर वहाँ से वापस आया है किसी चाल से, ठीक ना। तब उसका टोटल औसत चाल कितना दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जैसे दूरी है आपका गया, मान लीजिए इसको ऐसे मान लीजिए, ये 1 गया, यहाँ 2 गया, तो कुल दूरी कितना हो गया, 3। 1 गया फिर 2 गया, 1 प्लस 2 गया, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा चाल, बताइए। समय क्या हो जाएगा, 1/50 प्लस 2/60, ठीक ना। ये जाने का, यानी कि यहाँ से यहाँ के जाने का ये हो गया औसत चाल। कंफ्यूजन है किसी को, नहीं ना। एक दूरी चाहे x भी मानेंगे तब भी कट जाएगा, भी कोई मतलब निकलेगा नहीं ना। तो इसको मान लिए 1 किलोमीटर, इसको मान लिए 2 किलोमीटर, या इसको 100 किलोमीटर, इसको 200 मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको 2x मान लीजिए। तो आपका कुल दूरी यानी कि 1 + 2 हो गया टोटल दूरी। अब 1 किलोमीटर 50 से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, 1/50 लगेगा। हमें टाइम चाहिए, कुल समय चाहिए, तो इसका टाइम हो गया 1/50, और इसका टाइम हो गया 2/60। ये कितना हो गया आपका, 3, और यहाँ आपका हो गया 6/150 टोटल। इसको सॉल्व करने पर आपका हो गया 60 प्लस 50 दूना 100, और बट्टे में 50 गुणे 60, ठीक है। हो जाएगा 3 × 50 × 60, और बट्टे में हो जाएगा 160। कैंसिल कर लीजिए, 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से 3 हो गया, 2 से 8 हो गया, और ये 2 से 25 हो गया, और ये 2 से 4 हो गया ना। तो 25 9 175, सॉरी 225/4 हो गया। ये तो हो गया जाने का औसत चाल, ठीक ना। अब एक चाल आपको और उधर से एक ही साथ आ गया है किसी औसत चाल से। तब ये आपका यहाँ से यहाँ का हम कहें तो औसत चाल कितना है, 225/4 है, ठीक है, 225/4। अब आपको इसके बाद आपका शॉर्टकट लग जाएगा, किसी चाल से गया है और एक चाल से वापस आया है। तो चाल से किससे गया है, 225/4 से। तो आपका अब औसत चाल लगा देंगे, इसके बाद का औसत चाल लगा देंगे, हो जाएगा 2xy/x + y। तो हो गया 2 गुणे x कितना हो गया, 225/4, और गुणे y नहीं पता है, और हो गया 225/4 और प्लस y बराबर हो गया 45, ठीक है ना। हो गया 45। हाँ हाँ, एक स्टेप और करना पड़ेगा, और भी तरीका बता देंगे, पहले इसको सॉल्व करें। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। लग रहा है क्वेश्चन आसान है लेकिन टफ है, ठीक ना।
कितना आया? नहीं है? कितना? कहीं गलत कर रहे होंगे। कहीं मिस हो रहा होगा थोड़ा सा। वही आएगा, लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। 37.5 आएगा। देखें, दूसरा तरीका देख लीजिए, इसी में ऐसे भी कर सकते थे। जैसे एक एक गया है और फिर दो गया है, यहाँ चाल गया है 50, फिर चाल गया है 60, फिर वापस आया है यहाँ से यहाँ, तो अब कितना आएगा वापस? 3 आएगा। वापस कितनी दूरी आएगा? 3 दूरी आएगा। और अब इसकी औसत चाल है आने का यक्स, ठीक ना। तो कित आपका अगर हम औसत चाल लिखें तो क्या लिखा जाएगा? 1 + 2 + 3, कुल दूरी कितना चलना पड़ेगा? 1 गया, फिर 2 गया, फिर वापस आया 3, ठीक है। अब यहाँ का समय क्या होगा? 1/50, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर आपका मेरे दिमाग में पहले वही चल गया, 2/60, और फिर जब आएगा तो कितना समय लगेगा? 3/x। आने की चाल हमने मान लिया है 3/x, जो हमें निकालना है। जो यहाँ से यहाँ आता वो वही वही औसत चाल हमें पूछ रहा है, और टोटल औसत चाल कितना है? 45, ठीक है। जैसे एक दूरी गया, फिर 2 गया, फिर वापस आया 3, लेकिन आने वाली जो चाल है वह नहीं पता है, तो उसको हमने मान लिया क्या है? यक्स है। तो एक टोटल दूरी पहले क्या है? कुल दूरी, तो कुल दूरी हो गया 1 + 2, और वापस आया 2, ये आएगा और एक ये आएगा, 3 आएगा वापस। जैसे कोई 100 किलोमीटर गया, फिर 200 किलोमीटर गया, तो वापस 300 किलोमीटर आना पड़ेगा ना। तो ये हो गया टोटल दूरी। अब हमें क्या चाहिए? समय। तो टोटल समय चाहिए, कुल समय। तो 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जो भी, 1 किलोमीटर गया 50 है, तो क्या टाइम लगेगा? 1/50 लगेगा, फिर 2/60 लगेगा, फिर ये आपका है 3 किलोमीटर, और आया किससे नहीं पता, हमने मान लिया यक्स, तो 3/x। ये हो गया औसत चाल, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया है? 45। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी जो लगाए वो भी सही है, उससे भी आ जाएगा, बस थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया वो। 3, ये हो गया 6 ना, और ये आपका हो जाएगा 1/50, या इसको इधर गुणा कर लेते हैं, सही रहेगा। ये हो गया 6 बराबर 1/50 प्लस 2/60 प्लस 3/x, और गुणे कितना? 45। सॉल्व कर लीजिए, x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चले कि हम ही सॉल्व करें? ऐसे सॉल्व करिए, इसको बना दीजिए 6/45, ठीक ना। अभी इन सबको इधर ले आइए जो आपके हैं, 2/60, और बराबर कर दीजिए 3/x। हमने 45 से भाग किया, और इसको इधर ले आए, माइनस में हो गया। सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे इसको अभी एलसीएम लेके कर लीजिए, चाहे कुछ कट रहा है तो काट के कर लीजिए, जैसा भी चाहिए। काट दें,
इसको कैंसिल कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15। अब चाहे एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, और चाहे इसको 60 बना लीजिए 4 से गुणा करके, तो ये और ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक ना, जैसे इसको हम 60 बना देंगे तो 4 से गुणा करेंगे तो ये ऊपर 8/60 हो जाएगा, -1/50 और -2/60 बराबर 3/x। इसका हर बराबर हो गया तो ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 6/60 -1/50 बराबर 3/x। हाँ हाँ, 1/10 कर दीजिए इसको, 1/10 कर दीजिए। अब तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हैं, या 50 बना देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 50, तो 4/50 बनेगा, 4/50। और चाहे एलसीएम से करेंगे तब भी वही बनेगा, 3/x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 150/4, वही आ रहा होगा 37.5। आगे चलें 15 नंबर। व्यंजक दिया 1 + x 1 - x माइनस 1 - x बटे में 1 + x + 4x अपान 1 + x² + 8x³ अपान 1 - x⁴ इनमें से किसके बराबर है? इनमें से किसके बराबर है? इसे मिटा दें, हो जाएगा ना। ठीक है, और लोगों को करने दीजिए। देखिए लिखा है 1 + x 1 - x, फिर प्लस है बीच में, माइनस 1 - x अपान 1 + x, फिर आपका प्लस 4x बटे में 1 + x² प्लस 8x³ बटे में 1 - x⁴, यही है ना। चलिए, तो चाहे तो आप x का कोई मान रख लीजिए, बस बटे में 0 ना बनने पाए, यानी कि हर में कहीं 0 ना बनने पाए ऐसा मान रखिए चाहे, ठीक ना, तब भी कर सकते, नहीं तो देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। पहले ये दोनों पार्ट सॉल्व कर लीजिए, इसको इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 - x² बन जाएगा, या ऐसे पहले लिख लीजिए, बोल दो कन्फ्यूजन होगा, 1 - x इंटू 1 + x बनेगा, इतने का इन दो पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + x² और -1 - x², यही तो बनेगा। इतने को सॉल्व करने पर ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x⁴। 1 - x⁴ जो है वो है 1 + x² और 1 - x² है, तो यहाँ आ रहा था ये, इसमें शामिल हो गया, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 - x⁴ हो जाएगा। तो यहाँ से भाग करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, यानी कि 4x में किससे गुणा होगा 1 - x² से होगा, और यहाँ आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 8x³ बचेगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये आपका हो गया a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर और माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये क्या बनता है 2ab बनता है, 2ab। तो हो गया 2, a हो गया 1 और b कितना हो गया x, तो बनेगा 2x। यहाँ पर ये लगा हुआ है इसमें ऊपर,
ठीक है, और चाहे ओपन करेंगे तब भी यहीं पहुंचेंगे, तो लगा देंगे 2ab, और ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 4x माइनस 4x क्यूब और प्लस 8x क्यूब बटे में 1 माइनस एक्स की पावर 4, और चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, इसलिए बराबर करके लिख दिए। तो आपका हो गया 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या यहीं सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन आपकी बच जाएगी, इसको सॉल्व करके यहीं लिख देते हैं बराबर में। तो आपका बचेगा 4x और माइ प्लस 4x क्यूब ना, ये आपका घट जाएगा तो बचेगा 4x क्यूब, 8x क्यूब में से 4x क्यूब कैंसिल आपका माइनस हो गया। अब यहाँ से चाहें तो क्या कॉमन कर सकते हैं, 4x स्क्वायर, 4x कॉमन कर सकते थे इसमें, तो 4x कॉमन कर लेते तो क्या बच जाता हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाता। ठीक है, और ये मानिए जो लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास अब बचा क्या, फाइनली हमारे पास बचा 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और आपके पास बचा ये प्लस चल रहा, प्लस 4x और बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका बचा 6x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ गलत हो गया भाई, सही तो सॉल्व किया गया है सर। फोर ए बी होता है ना, ये 4ab होता है, 4x हो जाएगा, इसलिए ये 8x हो जाएगा, 4ab होता है। बोल भी नहीं रहे आप लोग। हाँ कर सकते हैं, या हमने कहा कि x का कोई मान रख लीजिए, बस यहाँ पर बटे में क्या ना बनने पाए, 0, x बराबर 1 के अलावा कोई मान रख लीजिए, x बराबर 1 के अलावा, x बराबर 1 ना रखिए, 2 रख लीजिए, तो चल जाएगा, काम बन जाएगा, आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ ऑप्शन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा तब भी। आगे चलिए, यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य 28.5 और माध्यिका 32 है, तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके उनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबको पता है बहुलक निकालना है, बहुलक बराबर होगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर होगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, कर लीजिएगा। मॉड बराबर होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। चलिए, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 32 माइनस 2 गुणे 28.5। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, याद रखना है ये इसको। आगे चलिए,
क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित धनराशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4/2/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3,553 है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7/1/2 वर्ष में दिए मिश्र धन ज्ञात करें। देखिए भाई, आपके पास कोई धन है जो 9.5% की दर से 4/2/5 वर्ष, 9.5% की दर से 4/2/5 वर्ष। इसका मतलब कितना वर्ष? अगर इसको बदले तो 4 पंचे 20 और 2 22/5 वर्ष, ठीक ना। तो कुल कितना परसेंट हो जाएगा? 9.5 गुणे 22/5, ठीक है। चाहे 9.5% की दर से 22/5 वर्ष तक का ब्याज लीजिए और चाहे इतना कर लीजिए, तो कितना बनेगा? ये 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.9 गुणा करके बताइए जरा। 41.2 कितना? 41.2 1.9 इंटू 22, 41.2 है। 9 दूनी 18, लास्ट में 8 बन रहा है, 41.2 बन रहा है तुम्हारा। 40.8 कितना? 41.8, ठीक ना। इतना परसेंट हो गया, 41.8%। 41.8% ब्याज मिला, ठीक ना। 41.8% ब्याज, तो 41.8% ब्याज से की दर से कितना ब्याज मिला है? 3553 रुपये। 3553 रुपये ये ब्याज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये जो लिखा है ये क्या है? ब्याज है, और 41.8% ब्याज मिलेगा, ठीक ना। चाहे 9.5% की दर से 4/2/5 वर्ष का ब्याज जोड़िए, और चाहे एक ही साल में कितना जोड़ लीजिए? 41.8%, तो उतना ही ब्याज मिलेगा। अब आइए दूसरे केस पर, आपसे कह रहा है कि 8.4% की दर से 7/1/2 वर्ष का क्या चाहिए? मिश्र धन। तो ये वैल्यू हमें 41.8% का मिल गया है। हमें जो चाहिए वो चाहिए 8.4% की दर से कितना समय का? 7/1/2 वर्ष ना, यानी कि 7 दुनाई 14, 1 15/2, तो कितना प्रतिशत बन जाएगा? ये 8.4 गुणे 15/2, यानी कि आपका हो गया 4.2 गुणे 15, 15 दुनाई 30, 15 चौके 60, 60 3 63। यहाँ पर जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 63% ब्याज बनेगा, ठीक है ना। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मिश्र धन। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? मिश्र धन। तो ब्याज तो होगा 63%, लेकिन मिश्र धन कितना होगा? 163%। मिश्र धन क्या होगा? 163%। आपके पास मान कितने का है? 41.8% का, इसलिए 163% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3553/41.5 और गुणे 163। ठीक है, करने दीजिए उन लोगों को। देखिए भाई, इसमें बेसिक नहीं करना है कि पहले आप मूलधन निकालिए फिर अगला मिश्र धन निकालिए। अगर बेसिक करेंगे तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मूलधन निकालना पड़ेगा, पहले वाला मूलधन निकालना पड़ेगा। लेकिन दोनों जगह का मूलधन क्या है? एक ही है, इसलिए हम सीधा मिश्र धन निकाल लेंगे प्रतिशत के जर से, ठीक है ना। कितना आया मैं गुणा भाग करने पर?
13,855। हाँ, देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है किसका? साधारण ब्याज का। ठीक ना? साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज चलता है PRT अपान 100। ठीक ना? ये हम नहीं लगा रहे हैं। हमें कह रहा है कि 9.5% की दर से कोई धन दिया गया है। 4/2/5 वर्ष में 3553 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक ना? उसी धन को 8.4% की दर से 7/1/2 वर्ष में दिया जाए तो कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन दिया है। हमने कहा कि 9.5% की दर से 4/2/5 वर्ष में अगर हम कहें तो कितना ब्याज प्राप्त होगा प्रतिशत के रूप में? प्रतिशत के रूप में आपको ब्याज प्राप्त होगा 41.8% का ब्याज प्राप्त होगा। जैसे 100 रुपये अगर आप दे देंगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? 41.8 रुपये का ब्याज मिलेगा 9.5% की दर से 4/1/2 वर्ष में। तो हमें ब्याज कितना मिला प्रतिशत में? 41.8% मिला। 41.8% जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दिया है 3553 रुपये है ब्याज। ये बात समझ में आई? अब हमें चाहिए मिश्रधन। हम निकालेंगे 8.4% की दर से 7/1/2 वर्ष का ब्याज। 8.4% की दर से 7/1/2 वर्ष का ब्याज जो बना वो प्रतिशत की दर में कितना बना? 63% बना। और हमें ब्याज निकालना नहीं है, नहीं तो हम सिर्फ 63% का मान निकाल देते। हमें चाहिए मिश्रधन। तो मिश्रधन जो होगा वो ब्याज में जुड़कर मिलेगा। 63% हो गया मिश्रधन और 100% इसका क्या हो गया? मूलधन। तो मिश्रधन कितना हो गया? 163% हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें 41.8% का मान पता है, हमें 163% का मान निकालना है। तो इतना बराबर इतना है तो 163 बराबर हो जाएगा 3553/41.8 गुणे 163। ठीक है ना? और बेसिक करते, अगर इसको हम लगाते तो पहले हमें मूलधन निकालना पड़ता। जब मूलधन निकल जाता तो वहाँ इसको यहाँ से हम उसका मिश्रधन फिर निकालते। ठीक ना? आगे चलें? चलिए, हो गया। ठीक है, रहने दीजिए, क्लोज कर दीजिए।